मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। प्रस्तावना। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी कैसे प्रत्यक्षण करता है, सीखता है, सोचता है, याद करता है, समझता है तथा साथ ही साथ अपने पर्यावरण की वस्तुएं एवं घटनाओं के साथ किस तरह अंतःक्रियाएं करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान कुछ इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति क्यों किसी चीज़ को आसानी से याद कर लेता है तथा दूसरी चीज़ को काफ़ी प्रयासों में भी याद नहीं कर पाता है। व्यक्ति में चिंतन का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न क्यों होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है आदि आदि। इस उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण ही हम ये सोचने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि, अभिक्षमता तथा स्वभाव में भिन्न है। किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि, अभिक्षमता तथा स्वभाव में भिन्न है। ये कभी प्रसन्न तो कभी दुखी होते हैं। किस प्रकार वे एक दूसरे के मित्र या शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जबकि दूसरे उसी कार्य को सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय क्यों लगाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है तथा वह व्यक्ति भी जिसे मनोविज्ञान ज्ञान है, एक अनुभवहीन व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है। जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर देता है। इसमें हम यही पढ़ेंगे पाठ में। मनोवैज्ञानिक परिभाषा और लक्ष्य। मनोविज्ञान साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लोगोस के मिलने से बना है। साइके का अर्थ आत्मा तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन करना तथा वीक्षण करना है। अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना है। आरंभिक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिबनिज, लोक आदि ने साइके शब्द का अधिक उपयोग अर्थ मन से लगाया और इस तरह इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय बनाया। किसने? लिबनिज, लोक आदि ने इसको मन का विज्ञान बताया, अध्ययन लगाया। परंतु आत्मा या मन के दोनों के ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अपेक्षणीय, अंतर्दर्शनीय था। इन दोनों की तरह की परिभाषा को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान कहा। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर इस परिभाषा के समर्थक थे, चेतना विज्ञान के। परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना गया क्योंकि इससे वैज्ञानिक ढंग से परीक्षणीय करने से समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में जर्मनी के उसमें पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। आधुनिक मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान के रूप में परिभाषा जे.बी. वाटसन ने सर्वप्रथम दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं पहलू के रूप में परिभाषित किया गया। अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफ़ी भिन्न था क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे तथा जिन का परीक्षण भी नहीं किया जा सकता था। इसको विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रिया माना गया जिसे आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनके सीधे परीक्षण तो नहीं किया जाता है परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया उनका वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने कहा था मनोविज्ञान के बारे में? सेंट्रोक ने। किसने कहा था? सेंट्रोक ने। बेरोन के अनुसार बेरोन के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया में व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है।
बेरोन के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। सिसरेली एवं मेयर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के जो लक्ष्य मनोविज्ञान का मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है। मनोविज्ञान के अध्ययन के पीछे उसके कुछ छिपे लक्ष्य होते हैं। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य है निम्नांकित 3 है। मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या। मापन एवं वर्णन। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन करना तथा फिर उसे मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है। इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रविधि का विकास करना है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना अनिवार्य है: विश्वसनीयता तथा वैधता। विश्वसनीयता से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण भी वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 150 आता है तो मनोवैज्ञानिक ये समझते हैं कि व्यक्ति प्रतिभाशाली तीव्र बुद्धि का है और वह विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक पूर्व कथन का सवाल है, इसमें सफलता मापन की सफलता पर निर्भर करता है। समर्थ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। जैसे अगर हम किसी छात्र के सामान्य बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही जान ले तो हम स्कूल में उसके निष्पादन के बारे में पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की अभिरुचि को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के कार्य में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। पूर्व कथन तथा नियंत्रण के साथ साथ चलता है और मनोवैज्ञानिक जब किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना भी होता है। व्याख्या। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं ताकि मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक ये नहीं बतला पाते हैं कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम में ले रहा है, तो वह सही ढंग से न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं, न ही ठीक ढंग से नियंत्रण ही संभव है। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया, अनुभव तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहार का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों साइके तथा लोगोस से हुई है। ग्रीक भाषा के साइको शब्द का अर्थ है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ शास्त्र या अध्ययन। इस प्रकार पहले समय में मनोविज्ञान का आत्मा के अध्ययन से संबंध विषय माना जाता है। आधुनिक विद्याशाखा के रूप में मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है, का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है: पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर
1878 तक माना जाता है। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रभाव आने वाले मनोविज्ञान पर काफ़ी पड़ा, और शेल्डन ने बाद में चलकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा गया, का निर्माण हिप्पोक्रेटस के विचारों से प्रभावित होकर किए। ग्रीक दार्शनिक जैसे ऑगस्टाइन तथा थॉमस का विचार था कि मन तथा शरीर दोनों दो चीज़ें हैं जो और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। परंतु डेकार्ते, लिबनिज तथा स्पिनोजा आदि ने बतलाया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रीक दार्शनिक जैसे डेकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विचार होते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे लोग का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुलर ऐसा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक और कागज के समान होता है और बाद में उसे नए नए अनुभव से नए नए विचारों उत्पन्न होते हैं। बाद में वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। रूसो जैसे दार्शनिक का कहना था कि मनुष्य जन्म से ऐसी स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसको स्वभाव को बुरा बना देते हैं। दूसरी तरफ स्पेंसर दार्शनिक मत था कि मनुष्य जन्म से स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि गुण मुझे समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं, फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक सामाजिक हो जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र का था, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र का, जो इसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। तथा दूसरा क्षेत्र भौतिक तथा जैविक विज्ञान का अध्ययन था, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया। इस क्षेत्र में वेबर, फेकनर आदि का योगदान अधिक महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिक काल। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 में शुरू हुआ। इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली परीक्षा खोली थी। इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोविज्ञान प्रयोग में कहा गया था कि उनकी अपनी मानसिक प्रक्रिया अथवा अनुभव का विस्तार से वर्णन करें। मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ और उन स्कूल पर वुंट के मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान ऐसे 5 प्रमुख स्कूल है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। संरचनावाद जिसे अन्य नामों अंतर्निरीक्षणवाद तथा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता है। संरचनावाद स्कूल को विलियम वुंट के शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी। टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से साथ जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता था, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता था जो व्यक्ति जन्म से ही मौजूद होते हैं। टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व है: संवेदन, भाव, अनुराग तथा प्रतिमा। संवेदन, भाव या अनुराग और तथा प्रतिमा या प्रतिबिंब, 3 हो गए ना। टिचनर ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रथम प्रमुख विधि माना है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर इसका शीर्षक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में कर दी थी। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करते हैं, न कि सिर्फ इस बात से कि चेतना की कौन कौन से तत्व है।
अतः जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो चेतना अवश्य थी, परंतु उन्होंने इसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डाला था। प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक के रूप में डीवी एंजिल तथा कार्ल को जाना जाता है। प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्यों के अध्ययन से होता है कि न कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से होता है। व्यवहारवाद की संस्थापना वाटसन द्वारा 1913 में की गई। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया का जन्म दिया। वाटसन ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकृत किया और उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई। वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई: प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर ने किया 1912 में किया। कोहलन तथा कोफका इस स्कूल के सह संस्थापक थे। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है रूपांतर, आकृति, आकार तथा समाकृति किया गया। गेस्टाल्ट स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में सिगमंड फ्राइड ने स्थापित किया। फ्राइड के अचेतन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और उन्होंने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण इसी अचेतन में होते बतलाया। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियाँ बतलाई, जिनमें मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा स्वपन की व्याख्या सम्मिलित है। मनोविश्लेषण को स्कूल के रूप में मान्यता सिगमंड फ्राइड ने दी। सिगमंड फ्राइड के अचेतन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया और सिगमंड फ्राइड ने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण इसी अचेतन में होते बतलाया। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियाँ बतलाई, जिनमें मुक्त साहचर्य विधि बताई। सिगमंड फ्राइड ने ही सम्मोहन तथा स्वपन की व्याख्या भी सम्मिलित है इसमें बताई। भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रिया तथा मानव चेतना, स्व, मन, शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक कार्य जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित होती है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भी प्रभावित नहीं कर सकी है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहाँ प्रयोगशाला प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग आरंभ किया। प्रोफेसर एन सेनगुप्ता, जो उनकी प्रायोगिक परंपरा में अमेरिकन प्रशिक्षण प्राप्त थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, जो फ्राइड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी की स्थापना 1922 में की थी। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा भी खोली गई। इसके पश्चात मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटकर मनोविज्ञान विभिन्न तरह के संस्थानों जैसे प्रबंध संस्थान, शिक्षा संस्थान, रक्षा सेवा आदि में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और भारतीय मनोविज्ञानों की सक्रियता इसमें काफ़ी अधिक रही है। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री दी इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। अतः भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में
किया जा रहा है। मनोविज्ञान और अन्य विषय। कोई भी विद्या शाखा जो लोगों का अध्ययन करती है वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान की सार्थकता को मानेगी। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार को समझने में अन्य विद्याशालाओं की सार्थकता को स्वीकार करते हैं। अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में विद्वान ने एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की सार्थकता के अनुभव किए। मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन करने में मनोविज्ञान अपने ज्ञान को तंत्रिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान के साथ बांटता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए उसका अर्थ संवाद विकास मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कार्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ भी मिलकर बांटता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान अंतर विषयिक उपागम का जन्म हुआ है, जिसका सहर्ष स्वागत सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख विद्या शाखाएं जो मनोविज्ञान से जुड़ी है उनकी चर्चा नीचे की जा रही है। दर्शन शास्त्र। कहा जाता है कि मनोविज्ञान की जनक दर्शन शास्त्र है। 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीज़ें जो सामयिक मनोविज्ञान संबंधित है, जैसे मन का स्वरूप क्या है अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेरणाओं एवं सामग्रियों के विषय में कैसे जानता है, ये बातें दार्शनिकों की रुचि की थी। 19वीं सदी में आगे चलकर वुंट एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के लिए प्रायोगिक उपागम का उपयोग किया तथा समसामयिक मनोविज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के उदय के बाद ही दर्शन शास्त्र से बहुत कुछ लेता है, विशेषकर ज्ञान की विधि तथा मनुष्य स्वभाव के विविध क्षेत्रों से संबंधित बातें। अर्थशास्त्र, राजनीतिक एवं समाजशास्त्र। सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्याशालाओं के रूप में इन तीनों ने मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उसको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने उपभोक्ता व्यवहार तथा बचत व्यवहार को समझने की उत्तम पृष्ठभूमि को तैयार किया है, जिसका उपयोग कर अर्थशास्त्री इन क्षेत्रों में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार के बारे में उत्तम निर्णय एवं नियंत्रण कर अधिक सफलता प्राप्त की है। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व जैसे तत्वों की सराहनीय भूमिका थॉमस सेलिंग द्वारा की गई, जिसके लिए अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व के उपयोग के